समाप्त कर दिए थे। हम कहे थे कि थोड़ा-सा मूल पे हम डिस्कस करेंगे और मूल पे डिस्कस करने के बाद हम अस्तित्ववाद वाला एक क्लास ले लेंगे 3-4 दिन का। इसके बाद फिर हॉस्टल वगैरह ये सब स्टार्ट होगा। तो मूल पे जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पीछे वाली क्लासेस हुई थी, उसमें भी हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जो पारंपरिक तरीका था दर्शन का, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था दर्शन का, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। तो ये जो सभा है क्या, जी सर। आप फिर क्लासेस में गैप हो रहा है आपके ना, आप रेगुलर रहिए। जी सर, थोड़ा-सा तबीयत खराब हो गया था सर इसलिए। हाँ, तबीयत सही रखिए और रेगुलर रहिए, क्योंकि ये ना बहुत टफ है, ये सब कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, बाकी सब भी टफ है। जी, कंटिन्यूटी रहेगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जी सर। और एक बार वीडियोस अपलोड होने लगेंगे ना उस पे, तो फिर थोड़ा बहुत गैप कर सकते हो आप लोग, लेकिन लाइव क्लास तो एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास सुन लेने से ना एक आपको वो फील होता है कि हाँ हम क्लास में प्रेजेंट थे। और हैंड रेस करोगे तो कोई अगर क्वेरी आएगी आपकी तो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी एज इट इज, बाकी तो वीडियोस आ ही जाएंगे धीरे धीरे करके। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो मूर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था दर्शन का, मूर उससे काफी उनको उससे परेशानी थी, एक तरह से कह सकते हैं, यानी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस तरीके से, और उसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप में मूर का दर्शन विकसित हुआ। और जैसा कि हमने कहा है कि जिस प्रकार से विटगेंस्टीन के दर्शन में भी देखे हमने, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में जिस प्रकार से वो ट्रैक्टेटस में सारी चीजों को देख रहे थे, इसके बाद वो प्रतिक्रिया करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अस्तित्ववादी दार्शनिकों में भी जो उनके आसपास जो अति बौद्धिकता का चिंतन हो रहा था, उसके विरुद्ध वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया हो रही थी, और उसी क्रम में अगर देखें इनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया हो रही थी वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था दर्शन का, उसके विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया थी। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच ये रहता है फिलॉसफी का, जो हम लोग देखेंगे भी जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, कि जो दर्शन शास्त्री होता है यानी जो फिलोसफर होता है, वो क्या करता है कि समग्र रूप से किसी समस्या के हल को ढूंढने का प्रयत्न करता है। यानी वो चाहता है कि किसी इस प्रकार के दर्शन को विकसित किया जाए कि वह समग्रता में हमारे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करे। इसीलिए वो जब अपने अप्रोच को प्रस्तुत कर रहा होता है, अपने दर्शन को प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसमें तत्व मीमांसी विवेचन भी करता है, ज्ञान मीमांसी विवेचन भी करता है, और नीति मीमांसी विवेचन भी करता है। चाहे आप इंडियन फिलोसफी देख लीजिए, इंडियन फिलोसफी में तो स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा होता है। वेस्टर्न फिलोसफी में भी आप देखेंगे, जब मॉडर्न फिलोसफी आप देखेंगे, मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हर तरह की विवेचना आपको दिखाई देगी, तात्विक विवेचना भी दिखाई देगी। और ग्रीक दर्शन में भी जब सुकरात के बाद का दर्शन आप देखेंगे, यानी प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सारे दर्शनों को देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि एक समग्रता का अप्रोच है। इन टोटेलिटी में हम समस्याओं को, उसके सोल्यूशन को करने का प्रयास करते हैं, और उसमें हम तात्विक विवेचना भी कर रहे होते हैं, उसमें हम ज्ञान मीमांसी विवेचना भी कर रहे होते हैं। यानी जो लोग इंग्लिश में हैं उनके लिए एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, और मेटाफिजिकल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। इसी प्रकार हम जो है मूल्य मीमांसी विवेचना भी कर रहे होते हैं, और समग्रता में एक ऐसे दर्शन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान कर सके। इसी के विरुद्ध ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी दर्शन की, दर्शन को देखने का, दर्शन को प्रस्तुत करने की, ये जो ट्रेडिशनल परंपरा थी, इसी के विरुद्ध मूर का दर्शन प्रतिक्रिया कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग पुस्तकों में देखेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एडोसिज्म कहते हैं। तो ये एक प्रकार की, हिंदी में इसको हम लोग शब्द पद यूज करते हैं, तदर्थता। तो एक प्रकार की तदर्थता का दर्शन, एक प्रकार की तदर्थता, एडोसिज्म का अप्रोच वो प्रस्तुत कर रहे होते हैं गुरु का। और ये तदर्थता का दर्शन क्या था? वो कहते हैं कि इस प्रकार से अप्रोच करने से हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, कि हम पहले से ही समग्रता में किसी दर्शन को रचने या स्थापित करने का प्रयास करें,
बल्कि हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारे समक्ष समस्याएँ आएँ, वैसे-वैसे उन समस्याओं के स्वरूप के अनुरूप उनका विश्लेषण करके उन समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे, इस प्रकार की विवेचना करेंगे, तो यह विवेचना सही ढंग से हम देखेंगे तो एक दार्शनिक विवेचना होगी, एक फिलोसॉफिकल विवेचना होगी, एक एनालिटिकल विवेचना होगी और यह हमारी दार्शनिक समस्याओं, यह हमारी समस्याओं के निदान में प्रभावी सिद्ध होगी। तो ये पृष्ठभूमि बनती है मूर के दर्शन की। तो मूर ने यही प्रयास किया कि उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच हमें छोड़ना चाहिए और हमें इस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए कि जैसे-जैसे हमारे समक्ष समस्याएँ आएँ, वैसे-वैसे उसका निदान करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि इनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसको हम लोग आईएएस में भी जिसके लिए तमाम प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में और आपके जीडीसी में भी आ सकता है और इसमें यूजीसी नेट में तमाम तरह के प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ये सारी जो चीज है वो उसमें एक इम्पोर्टेंट जो इनका सिलेबस में आप लोग को दिया है जिसे प्रत्ययवाद का खंडन कहते हैं, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं, जो आप लोग के मेरे समय से ये जो अभी एमए वाला एनालिटिकल फिलॉसफी था उसमें आया भी होगा, ये शायद लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो ये और बाकी निपुण वगैरह में भी ये पहले पढ़े होंगे तो अब आप पिछले क्लासेस में भी जो थे वो जानते होंगे कि प्रत्ययवाद का खंडन, ये प्रत्ययवाद का खंडन जो है बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इनके दर्शन का। यानी इनके समक्ष एक प्रकार की समस्या आई, एक प्रकार की समस्या क्या आई, वह समस्या जो है प्रत्ययवाद के संदर्भ में थी। यानी चूंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं, सभी लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं, पिछले क्लासेस में भी अधिसंख्य लोग थे और जो लोग नहीं भी थे वो भी नेट किए हुए या रिसर्च किए हुए लोग हैं, सभी लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि मूर का जो दर्शन है उसका झुकाव किधर था, सामान्य ज्ञान के दर्शन की ओर था। ठीक है। बाद में इन्होंने एक लेख भी लिखा था कि सामान्य ज्ञान की प्रतिरक्षा, इस पे एक बहुत पॉपुलर लेख लिखा था इन्होंने और उसमें उन्होंने सामान्य ज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे अप्रोचेस को प्रस्तुत किया था। जैसा राम बाबू ने भी कहा था कि शायद इस वाले एग्जाम में जो है इस पे एक प्रश्न आया था जो हम लोग सामान्य रूप से चर्चा किए थे, वो प्रश्न उठा के पूछ दिया था। तो वो इनका झुकाव था सामान्य ज्ञान की ओर। तो ये जो जनरल नॉलेज वाला इनका एस्पेक्ट था वो स्पष्ट रूप से वो झुकाव एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो रियलिस्टिक अप्रोच था। तो ये जो रियलिज्म का अप्रोच होता है वह हमेशा क्या करता है कि जो गेय होता है यानी जो नोएबल होता है, जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी जो हमारे ज्ञान का विषय होता है, उस ज्ञान के विषय को ज्ञाता यानी नोअर से क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है। ठीक है, तो इसे एक प्रकार से ज्ञान मीमांसीय द्वैतवादी दर्शन भी कहते हैं। तो ये वस्तुवादी दर्शन हमेशा ज्ञेय को ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। लेकिन प्रत्ययवाद में क्या होता है, प्रत्ययवाद में क्या होता है कि प्रत्ययवाद मानता है कि जो ज्ञेय है वो ज्ञाता पर ही निर्भर करता है। ये आइडियलिज्म का अप्रोच होता है। तो स्पष्ट रूप से उन्हें ये एक समस्या दिखाई दी कि ये जो हमारे सामान्य ज्ञान का अप्रोच है उसके विरुद्ध ये एक समस्या आती हुई दिखाई दी। इसलिए उन्होंने इस समस्या का विश्लेषण किया, इस समस्या के स्वरूप को समझा, इस समस्या के स्वरूप के अनुरूप विश्लेषण करके प्रत्ययवाद का खंडन किया और एक दर्शन प्रस्तुत किया और जो काफी प्रसिद्ध है। और इस पे सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मूल द्वारा प्रत्ययवाद के खंडन की विवेचना कीजिए। रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। और जैसा हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट था, एक प्रत्ययवादी दार्शनिक है बर्कले। बर्कले ने एक स्टेटमेंट प्रसिद्ध किया था कि एस्ट एस पर्सिपाई, सत्ता दृश्यता है। ठीक है, तो ये जो एस्ट एस पर्सिपाई है उन्होंने इसी को आधार के रूप में लिया क्योंकि यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो सत्ता है वह दृश्यता है यानी देखे जाने पर निर्भर है, अनुभव किए जाने पर निर्भर है। यानी जो हमारा ज्ञेय है, जो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञाता पर निर्भर हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये सारी चीजें आई, इसी को आधार के रूप में उन्होंने लेकर इसकी विवेचना करना आरंभ किया, इसका विश्लेषण किया और इस समस्या के स्वरूप के अनुरूप इसका खंडन विस्तार पूर्वक से प्रस्तुत किया, जो काफी प्रभावी माना जाता है। और हम लोग ने पिछले क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक इसका खंडन हमने देखा था। एक तो हमने
जिसको कहा था कि क्लासिकल तरीके से इन्होंने इसका खंडन किया, और दूसरा उन्होंने एक सामान्य कुछ बिंदुओं को भी उकेरा और उन सामान्य बिंदुओं के अनुरूप भी उन्होंने इस खंडन को प्रस्तुत किया। ये सारी चीजें हम लोग ने पिछले क्लासेस में देखी थी, उसी की एक विवेचना हम आज करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक की बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार मूर एक नए अप्रोच को लेकर चल रहे थे, और इसी के तहत जो सामान्य ज्ञान की ओर उनका झुकाव था, और सामान्य ज्ञान जिस प्रकार से वस्तुवाद की ओर झुका रहता है, और वस्तुवाद का एक विरोधी सिद्धांत प्रत्ययवाद है, जो ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं मान रहा होता है, इसी के खंडन का वो प्रयास करते हैं, रेफ्यूटेशन का प्रयास करते हैं, और इसी रेफ्यूटेशन में वो सत्ता दृश्यता को आधार के रूप में लेते हैं, जो कि बर्कले का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जहां ज्ञान का विषय अनुभवकर्ता पर निर्भर कर रहा है, अनुभव किए जाने पर निर्भर कर रहा है, तो इसकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है इस टेस्ट पर में, उसी की वो विवेचना विश्लेषण है। तो वैसे तो आप लोग को जो पिछले क्लास में होंगे उनको याद ही होगा सारी चीजें कि किस प्रकार से इसका रेफ्यूटेशन किया गया था। तो एक बार फिर से हम संक्षेप में ही सही प्रभावी ढंग से एक बार इसका दोहराव और कर देते हैं। हम उसी समय का ये सारी चीजें आप लोग को बताए हुए हैं, और फिर से अभी पुनः हमारे मस्तिष्क में उसी चीज एज इट इज कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, उसी को हम दोबारा दोहरा देंगे आप लोग के समक्ष। तो जो एक बिंदु हमने कहा था कि जो क्लासिकल तरीके से उन्होंने इसके खंडन का प्रयास किया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो सत्ता दृश्यता है, इस स्टेटमेंट में जो है कपुला का प्रयोग किया गया है, उसमें उन्होंने एक प्रकार के अनेकार्थकता को पाया, एम्बिगिटी को पाया, एक प्रकार के जो है अस्पष्टता को पाया, और इसी अस्पष्टता को उन्होंने रेखांकित करके उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। उन्होंने इसके 3 प्रकार के जो है अप्रोचेस को दिखाया कि है के संदर्भ में हम 3 प्रकार का अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से अनेकार्थकता है, अस्पष्टता है, एम्बिगिटी है। तो इस एम्बिगिटी के संदर्भ में उन्होंने पहला एक विकल्प देखा कि अगर हम कहते हैं सत्ता दृश्यता है एस्ट एस पर्सिपाई, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में एस्ट एस पर्सिपाई करके समझ लें, और जो हिंदी वाले भाषी लोग हैं वो सत्ता दृश्यता के अर्थ में समझ लें। और इसको मेन बात है कॉन्सेप्ट बाकी बुक्स में दिया हुआ है आप लोग को, तो बहुत इंग्लिश हिंदी का यहाँ हेरफेर नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट ही है। तो पहले बिंदु में जैसे आप लोग को ही पता है कि उन्होंने है को लेकर कहा कि है का तो एक अर्थ ये हो सकता है कि जो दृश्यता है वह सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा। पहला इन्होंने एक बिंदु घेरा कि एक है का तो यह अर्थ हो सकता है कि जो दृश्यता है वह सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो एक प्रकार से क्या होगा, यह विश्लेषणात्मक वाक्य बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, सत्ता दृश्यता है, एक विश्लेषणात्मक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, एक जो है विश्लेषणात्मक वाक्य बन जाएगा, एनालिटिकल एक सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्यता है वह सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रही है। जैसे कोई एक विश्लेषणात्मक वाक्य का उदाहरण जैसे हम लोग लेते हैं, हम कहें कि लाल दीवार लाल है, ये एक विश्लेषणात्मक वाक्य है। तो लाल दीवार लाल है, तो यहाँ पर तो पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, लाल लाल है, या ऐसे भी हम कहते हैं कि लाल लाल है। तो एक प्रकार से हम लोग कहते हैं कि विश्लेषणात्मक कथन निरर्थक कथन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई चीज कोई नवीन जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो अगर दृश्यता सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है तो एक प्रकार से ये विश्लेषणात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल प्रश्न उठाते हैं वह कहते हैं कि अगर हम सत्ता दृश्यता है बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दृश्यता सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसका अभिप्राय यह होगा कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम सत्ता की परिभाषा दे रहे हैं दृश्यता के रूप में, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो वहां मूर ये प्रश्न उठाते हैं, यह संदर्भ उठाते हैं कि कोई भी प्रत्ययवादी दार्शनिक सत्ता दृश्यता को, यानी सत्ता दृश्यता में यह स्वीकार नहीं करता कि यहाँ पर सत्ता की परिभाषा दृश्यता के रूप में दी जा रही है।
ये स्वीकार ही नहीं करते कोई प्रत्ययवादी दार्शनिक। तो जब वो स्वीकार ही नहीं करते तो इस संदर्भ को स्वीकार करने, इस संदर्भ को एक्सेप्ट करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे हमने एग्जाम्पल में पिछले क्लासेस में दिया था कि अगर हम त्रिभुज की परिभाषा बता रहे हैं, तो अगर हम यह सेंटेंस बोल दे रहे हैं कि त्रिभुज वह है जो तीनों अंतःकोणों से जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज वह है जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम ये कह रहे हैं तो एक प्रकार से हम त्रिभुज की परिभाषा दे रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? एक विश्लेषणात्मक वाक्य तो है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज और तीनों अंतःकोणों का 180 डिग्री होना, यह दोनों तो एक ही है। तो कोई नवीन जानकारी तो नहीं मिल रही। अगर हम त्रिभुज कह रहे हैं तो इसका मतलब तो है ही, इसमें तो इम्प्लिसिट ही है, निहित ही है कि इसके तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इस रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम त्रिभुज की परिभाषा दे रहे हैं। और इसी प्रकार अगर हम दृश्यता को मान रहे हैं कि वह सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, तो हम सत्ता की परिभाषा दृश्यता के अर्थ में दे रहे हैं। लेकिन इस स्वरूप में तो कोई प्रत्ययवादी दार्शनिक इसे स्वीकार ही नहीं करता। जब वही नहीं स्वीकार करते कि यहाँ जो है दृश्यता के रूप में सत्ता की परिभाषा दी जा रही है, तो हम आप कौन होते हैं? तो कहते हैं इसको रिजेक्ट करो। इसको हम प्रत्ययवादी ही नहीं स्वीकार करते, तो इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक तो यह अर्थ स्पष्ट हो रहा होता है का, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको हटाओ। ठीक है, इसको देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको इसके भाव को समझने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसके भाव को समझते रहिए। रटते रहेंगे तो फिर जिंदगी भर रटते ही रहेंगे, बार बार भूल जाएगा, बार बार याद करेंगे। एक वो कविता नहीं है, क्या भूलू क्या याद करूं। तो दर्शन में ये हमेशा कविता याद आएगी आप लोग को, क्या भूलू क्या याद करूं। तो इससे अच्छा कि भूल याद का फेर ही छोड़ दीजिए दर्शन में, और हर एक चीज को अवधारणाओं से समझने का प्रयास करिए। अब दूसरा विकल्प उन्होंने कहा कि चलिए इसको हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि प्रत्ययवादी इसको इस स्वरूप में नहीं मान रहे होते। कहते चलिए एक है का यह अभिप्राय हो सकता है कि दृश्यता सत्ता का पूर्ण अर्थ तो नहीं, परंतु उसके अर्थ का एक अंश हो। इस स्वरूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। यह भी एक है का अर्थ हो सकता है कि दृश्यता सत्ता का पूर्ण अर्थ तो न हो, लेकिन सत्ता के अर्थ का एक अंश हो। तो उन्होंने कहा इसे भी प्रत्ययवादी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो इसका अभिप्राय यह निकलेगा कि सत्ता दृश्यता के अतिरिक्त कुछ और भी है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि दृश्यता सत्ता का पूर्ण अर्थ न हो कि उसके अर्थ का एक अंश है। इसका अभिप्राय यही निकला ना। जो लोग इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर पा रहे हैं वो हाथ उठाएं। जो लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको, वो उस अवधारणाओं तक पहुंच पा रही है, उनकी आत्मा, उनकी इनर सोल उसको टच कर पा रही है, वो हाथ उठाएं। यहाँ जो क्लास में बैठे हैं, ये जो सेंटेंस हमने बोला, जिन लोगों को समझ में आया वो हाथ उठाएं। राम बाबू को समझ में आया, निपुण को समझ में आया, मीनू को समझ में आया होगा। मीनू रिकॉर्डिंग कर रही तो हो सकता है आवाज ना। ठीक है, रेनू जी आपको नहीं समझ में आया क्या जो ये सेंटेंस बोला गया? हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आया ना आपको? हाँ, तो इसको समझिएगा। अंकिता जी आपको नहीं समझ में आया क्या जो ये बोला गया? सोनू जी, मीनू तिवारी, अंकिता जी आपको नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? ये वाला भाव हाँ समझ सर, में आया हाँ। ना आपको कि अगर हम यह स्वीकार कर लें कि दृश्यता सत्ता के पूर्ण अर्थ को नहीं बता रहा है, बल्कि दृश्यता सत्ता के अर्थ का एक अंश है, तो इसका अभिप्राय यह हो जाएगा कि सत्ता दृश्यता के अतिरिक्त और भी कुछ है। लेकिन प्रत्ययवादी इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? प्रत्ययवादी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो लेकिन दृश्य ना हो। यानी उनके लिए सत्ता दृश्यता है, सत्ता दृश्यता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इसको। तो यह जो है का एक अर्थ निकल रहा है कि इस अर्थ को भी प्रत्ययवादी स्वीकार नहीं करें। इसलिए इस विकल्प को भी हम रिजेक्ट कर दें। पहले को भी रिजेक्ट कर दिया, दूसरे को भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा एक विकल्प बनता है, बचता है। वो कहते हैं चलिए दोनों विकल्पों को हटाइए। हम यह नहीं मानते हैं कि दृश्यता सत्ता के पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करता है, जहां ये विश्लेषणात्मक कथन हो रहा है।
हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि दृश्यता सत्ता के पूर्ण अर्थ को तो अभिव्यक्त नहीं करता है, लेकिन दृश्यता सत्ता के अर्थ का एक अंश है। इसको भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं प्रत्ययवादियों की सेंस में। तो हम तीसरे एक विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं जो है के संदर्भ में उभरता है कि यहाँ है का अभिप्राय यह है कि दृश्यता सत्ता के विषय में कोई नवीन जानकारी दे रहा है, न तो उसका पूर्ण अर्थ है न तो उसके अर्थ का अंश है, बल्कि दृश्यता क्या कर रहा है, सत्ता के विषय में कोई नवीन जानकारी दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो एक प्रकार से सत्ता दृश्यता है, क्या हो जाएगा, संश्लेषणात्मक कथन हो जाएगा। संश्लेषणात्मक कथन हो जाएगा ना। जैसे अगर हम किसी संश्लेषणात्मक कथन का उदाहरण दें, तो हमें क्या होता है कि हमें कोई नवीन जानकारी मिल रही होती है।